Good morning, students. Today we will discuss question answers of chapter 1 matter in our surroundings. But before moving further, I want to tell you the basic differences between boiling and evaporation because it is a very genuine doubt. Students generally get confused that how is evaporation different from boiling because in both the processes a liquid changes into gas. Then how are they different? देखिए बहुत ही जेन्युइन सा डाउट है। जनरली स्टूडेंट्स में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों ही एक ऐसे प्रोसेसेस हैं जिनमें लिक्विड गैस में चेंज होता है। बॉइलिंग जिसमें लिक्विड बॉयल होता है और गैस में चेंज होता है। इवेपोरेशन में भी कोई भी लिक्विड इवेपोरेट होता है और गैस में चेंज होता है। तो इस तरह से दोनों ही प्रोसेसेस में लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है, एक लिक्विड गैस में चेंज होता है, बॉइलिंग में भी और इवेपोरेशन में भी। तो फिर ये डिफरेंट कैसे हुए? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ? देखिए, बॉइलिंग इज अ बल्क और होल फेनोमेना। जो बॉइलिंग है वो एक बल्क होल फेनोमेना है। मतलब बल्क और होल का मतलब होता है सारा। कोई भी बीकर, कंटेनर या वेसल में आप एक लिक्विड लो जैसे कि वाटर, ठीक है। जब आप उसे बॉईल करवाओगे, उसमें बॉइलिंग हो रही होगी, तो ऐसा नहीं होता कि सरफेस पे जो लिक्विड है बस वही बॉईल होगा, या मीडियम में जो लिक्विड है वही बॉईल होगा, या बॉटम में जो लिक्विड है वही बॉईल होगा। नहीं, सारा लिक्विड, होल ऑफ द लिक्विड, बल्क ऑफ द लिक्विड, ऑल द पार्टिकल्स विल बॉईल। चाहे वो लिक्विड या उसके पार्टिकल्स सरफेस पे हो, मीडियम रेंज में हो या फिर बॉटम पे हो, कहीं पे भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे लिक्विड पार्टिकल्स बॉईल होंगे और गैस में चेंज होंगे। तो इस तरह से बॉइलिंग एक बल्क होल फेनोमेना है जिसमें सारा होल, बल्क, पूरा लिक्विड, सारे पार्टिकल चाहे वो कहीं पे भी हो, सब बॉईल होके गैस में चेंज होते हैं। बट इन इवेपोरेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज अ सरफेस फेनोमेना। ये एक सरफेस फेनोमेना है। मीन्स सरफेस पे जो लिक्विड होता है, सरफेस पे जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं वही इवेपोरेट होके गैस में चेंज होते हैं। नीचे का लिक्विड तब तक इवेपोरेट नहीं होगा जब तक कि वो सरफेस पे ना आ जाए। जैसे ही नीचे का लिक्विड सरफेस पे आ जाएगा तब वो इवेपोरेट होगा, अदरवाइज वो इवेपोरेट नहीं होगा। यानी जब इवेपोरेशन होगा तो सरफेस पे जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स है वही इवेपोरेट होके गैस में चेंज होंगे, और नीचे का लिक्विड जब सरफेस पे आएगा तब वो इवेपोरेट होगा। सो बॉइलिंग इज अ बल्क होल फेनोमेना in which all the particles, irrespective of their position, boil and convert into gas. तो बॉइलिंग एक बल्क होल फेनोमेना है जिसमें सारे पार्टिकल्स चाहे वो कहीं पे भी हो सब बॉयल होते हैं और गैस में चेंज होते हैं। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना जिसमें सरफेस पे जो लिक्विड या पार्टिकल्स है वही इवेपोरेट होते हैं और गैस में चेंज होते हैं। नेक्स्ट, बॉइलिंग इज अ रैपिड प्रोसेस। बॉइलिंग एक रैपिड प्रोसेस है, मतलब एक फास्ट प्रोसेस है, जल्दी होता है ये, जबकि इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे होता है। थर्ड पॉइंट, बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। कोई भी लिक्विड जो बॉइल हो रहा है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉइल होगा। मान लीजिए लिक्विड है वाटर, अगर वो बॉइल हो रहा है तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होगा, जबकि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही हो जाता है। मान लीजिए लिक्विड है वाटर, तो अगर वो इवेपोरेट हो रहा है तो इवेपोरेशन के लिए उसे बॉइलिंग पॉइंट तक जाने की जरूरत नहीं है, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही इवेपोरेट होके गैस में चेंज हो जाएगा। कैसे? सराउंडिंग की हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही इवेपोरेट होके गैस में चेंज हो जाएगा। तो these are the main differences between boiling and evaporation। वो ये है that boiling is a bulk whole phenomena जिसमें सारे पार्टिकल चाहे वो कहीं पे भी हो सब बॉयल होके गैस में चेंज होते हैं। इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है
जहां पे सिर्फ सरफेस का लिक्विड उसके पार्टिकल्स ही इवेपोरेट होके गैस में चेंज होते हैं। सेकेंड, ये एक रैपिड फास्ट जल्दी होने वाला प्रोसेस है। इवेपोरेशन एक स्लो धीमा प्रोसेस है। बॉइलिंग अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही होता है। कोई भी लिक्विड जो बॉईल हो रहा है वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे ही बॉईल होगा। जैसे लिक्विड हुआ वाटर, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल होकर गैस में चेंज होगा। जबकि इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है, टेक्स प्लेस बिलो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि लिक्विड है वाटर, तो वो इवेपोरेट हो रहा है, तो वो अपने बॉइलिंग पॉइंट यानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही इवेपोरेट होकर गैस में चेंज हो जाएगा। कैसे? सराउंडिंग की हीट एब्सॉर्ब करके। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। ये तो हुए डिफरेंस। और सिमिलैरिटी क्या हुई? सिमिलैरिटी ये हुई दैट in both the processes a liquid changes into gas. Now chapter is over. जो भी चैप्टर में मेन पॉइंट्स थे सब हमने बहुत ही एलेबरेटेड स्टाइल में, बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ लिए हैं। चाहे वो फर्स्ट टॉपिक आपका हो व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है। यू ऑल नो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। सेकेंड, what is the nature of matter? Matter का nature क्या है? Particulate means it is made up of very small tiny particles which we cannot see with our naked eyes. We can see them with the help of microscope. Third, what are the characteristics of particles of matter? Matter जिन particles से बना होता है उनकी क्या characteristics होती हैं? 4 main characteristics आपको बताई थी, that they are very small or tiny. Second, they have spaces between them. Third, they move from one place to another continuously. And fourth, they attract each other. Now, उसके बाद हमने पढ़ा 3 states of matter, solid, liquid, gas और उनके बीच के basic differences. Then effect of change of temperature and pressure on the state of matter. कि अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करते हो ऑन द स्टेट ऑफ मैटर तो मैटर पे क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर चेंज करने से, इंक्रीज या डिक्रीज करने से मैटर की स्टेट चेंज हो जाती है। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सॉलिड टू गैस, गैस टू सॉलिड, यानी ऑल द स्टेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल। और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? प्रेशर का सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है गैस पे, ठीक है, जिससे गैस की स्टेट चेंज हो जाती है। वो किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में। नाउ उसके बाद फिर आपको बताया था व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, वो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन की रेट, उसकी स्पीड को अफेक्ट करते हैं। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कैसे कूलिंग करता है। और फिर लास्ट बट नॉट द लिस्ट बॉइलिंग और इवेपोरेशन के बीच के डिफरेंसेस। नाउ दिस इज टाइम फॉर सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इंटेक्स एक्सरसाइज की बात करेंगे। आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 3 पे फर्स्ट इंटेक्स एक्सरसाइज है। इन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्क्ड दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर, मीन्स जो चीजें आपको दे रखी है उनमें से मैटर क्या है। तो यहाँ पे आप मैटर की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिएगा कि मैटर इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर वो कोई भी चीज हो सकती है जो जगह घेरती है और जिसमें वजन होता है। इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। लेट मी टेक द बुक। नाउ चेयर, तो आप सोचिए मैटर की डेफिनेशन में चेयर फिट बैठती है? बिल्कुल, चेयर मैटर है, एयर मैटर है, लव स्मेल हेट ये मैटर नहीं है, ये सेंस या फिर फीलिंग है। आलमंड्स मैटर है, थॉट कोल्ड मैटर नहीं है, लेमन मैटर है, वाटर मैटर है, स्मेल ऑफ परफ्यूम ये गैस है, मैटर है। तो आपने देखा होगा कि इनमें से कौन कौन सी चीजें मैटर हैं, ठीक है। तो मैटर क्या होगा? इज एनीथिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज जो जगह घेरती है। तो आपको देखना है वो जगह घेर रही है और उसमें मास वजन होना चाहिए, ठीक है। तो चेयर एयर, आलमंड्स, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, all these are matter because they all occupy space and have mass। और जो रेस्ट ऑफ द जो भी बता रखा है जैसे कि लव है, स्मेल है, हेट है, थॉट है, कोल्ड है,
ये सब फीलिंग या सेंस है, ठीक है, ये मैटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। देखिए, कोई भी गर्म चीज है, ठीक है, जैसे कि गर्म खाना पक रहा है आपके किचन में, आपको उसकी स्मेल काफी मीटर दूर बैठने पे भी आ जाएगी। आप अपने हॉल में बैठे हो, बेडरूम में बैठे हो और किचन में कुछ पक रहा है तो उसकी स्मेल आपके हॉल और बेडरूम तक आ जाएगी। इतनी मीटर डिस्टेंस कवर करके भी वो आप तक आ जाएगी, आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्मेल करने के लिए। बट कोल्ड ठंडा खाना हो तो आपको उसके पास जाना पड़ता है उसकी स्मेल लेने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका हॉट सिजलिंग फूड होता है, जो बिल्कुल गर्म खाना होता है, जो गैस पे पक रहा है या फिर आपने बस अभी पका के रखा है, तो बिल्कुल ऐसा हॉट सिजलिंग गरम गरम खाना जो होता है उसमें से जो स्मेल निकलती है, ठीक है, यानी कि गैस, वो भी काफी गर्म होती है, ठीक है, उसका टेम्परेचर हाई होता है, यानी उसकी पार्टिकल्स की हीट एनर्जी ज्यादा होती है। हीट एनर्जी ज्यादा से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे वो पार्टिकल्स बहुत इजीली रैपिडली मूव करते हैं फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, और वो एयर में बहुत आसानी से डिफ्यूज होके आप तक आ जाते हैं और आपको स्मेल आ जाती है, पास जाने की जरूरत ही नहीं है। जबकि जो कोल्ड फूड होता है, ठंडा खाना होता है, ठीक है, तो ठंडा खाना है तो उसमें से जो स्मेल निकलेगी, गैस निकलेगी, वो भी कंपैरेटिवली लेस हॉट होगी या फिर कोल्ड ठंडी होगी, उसके पार्टिकल्स की हीट एनर्जी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो पार्टिकल्स उतना इजीली रैपिडली मूव नहीं कर पाएंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, और एयर में धीरे डिफ्यूज होंगे, ठीक है, और आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो आपको उसकी स्मेल लेने के लिए पास में जाना पड़ेगा। दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस फैक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? देखिए, आपने देखा होगा कोई भी डाइवर है, डाइवर मीन्स गोताखोर, ठीक है, जब वो स्विमिंग पूल में जाता है, ठीक है, तो आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में जो वाटर है उसको कट करता हुआ वो अपना रास्ता बनाता है। तो आपने, चाहे आप डाइवर ले लो चाहे आप स्विमर ले लो, ठीक है, जैसे ही वो स्विमिंग पूल के वाटर में जाएगा वो वाटर को कट करता हुआ आगे बढ़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये मैटर की किस प्रॉपर्टी को, किस कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये बताता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होती है, तभी तो वो बीच में से निकल गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कोई भी डाइवर या स्विमर है, जब स्विमिंग पूल के वाटर में जाता है तो उसको इजीली कट करता हुआ आगे बढ़ता जाता है, तो ये मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है? ये बता रहा है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स व्हिच हैव स्पेसेस बिटवीन देम। मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है उनमें स्पेस, जगह होती है जिसके थ्रू डाइवर या स्विमर आगे बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर? मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? ये तो टॉपिक हमने पूरा पढ़ा है विद एक्सपेरिमेंट्स आल्सो। फर्स्ट, मैटर के पार्टिकल्स क्या होते हैं? दे आर वेरी स्मॉल और टाइनी। सेकंड, they have spaces between them. Third, they attract each other. And fourth, they continuously move from one place to another. So all the 4 questions of page number 3 we have solved. Now question page number 6. Question number 1, the mass per unit volume of a substance is called density. So density is equal to mass upon volume. Arrange the following in order of increasing density: air, exhaust from chimneys, honey, water, chalk, cotton and iron. देखिए, ये आपको मैंने भी बताया था डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी मीन्स कौन कितना घना है, ठीक है, दैट इज डेंसिटी। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा है, यूनिट वॉल्यूम में कम मास है तो उसकी डेंसिटी कम है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा डेंस कौन है, सबसे कम डेंस कौन है। आपको इन्हें इंक्रीजिंग डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, मतलब जिसकी डेंसिटी सबसे कम है वो पहले, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा,
फिर और ज्यादा। और ये बात ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे ज्यादा डेंसिटी सॉलिड की, उससे कम लिक्विड की और उससे कम गैस की। नाउ एयर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। अब इनमें सबसे कम डेंसिटी, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, सबसे कम डेंसिटी को पहले रखेंगे, फिर ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर ऐसे। तो इनमें सबसे कम डेंसिटी हुई एयर की, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद कॉटन, उसके बाद वाटर, उसके बाद हनी, उसके बाद चॉक और सबसे लास्ट आयरन। देखिए सिंपल सी बात है, व्हाट इज एयर? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या होती है? बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होती है, अपने चारों तरफ है। उसकी डेंसिटी, तो इतनी सारी गैसेस का मिक्सचर है, मतलब गैसेस ही है उसमें, तो उसकी डेंसिटी सबसे कम हुई, ठीक है। फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी, चिमनी से जो धुआं निकलता है उसकी डेंसिटी उस एयर से थोड़ी ज्यादा होती है, क्योंकि जो एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज है, जो स्मोक है, जो धुआं है, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी एयर से थोड़ी ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि मैंने वाटर क्यों नहीं लिया, मैंने कॉटन क्यों लिया। आपने देखा है कभी कॉटन जो रुई होती है, ठीक है, उसमें कितनी एयर भरी हुई रहती है। जो आपकी कॉटन है, रुई है, उसमें कितनी एयर भरी हुई रहती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो पहले सबसे कम डेंसिटी एयर, फिर उससे ज्यादा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर उसके बाद कॉटन, और कॉटन से ज्यादा डेंसिटी होती है वाटर की, और वाटर किससे ज्यादा होती है? हनी, शहद की, और उससे ज्यादा होती है चॉक की, और सबसे ज्यादा डेंसिटी है आयरन की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टेबुलेट द डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। यहाँ पे आपको मैटर की जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनके डिफरेंसेस टेबुलेट करने हैं, टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 9 पॉइंट्स मैंने कवर कर पाए हैं, वही सेम आपको इसमें करना है। बी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। इन सब पे आपको कमेंट देना है, मतलब थोड़ा सा इनका एक्सप्लेनेशन देना है। रिजिडिटी, व्हाट इज रिजिडिटी? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड बाय विच इट रिटेन्स इट्स शेप। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस by hammering or beating with a hard object. Otherwise, it retains its original shape and size. देखिए rigidity क्या है? rigidity सॉलिड की प्रॉपर्टी है। सॉलिड के अलावा रिजिडिटी ना लिक्विड में होती है ना गैस में होती है। तो रिजिडिटी किसकी प्रॉपर्टी है? सॉलिड की, जिसकी वजह से एक सॉलिड अपनी शेप को, अपनी साइज को मेंटेन रखता है, रिटेन रखता है, ठीक है, चाहे आप उस पर कोई फोर्स या प्रेशर लगाओ। अगर एक लिमिट से ज्यादा आप उस पर फोर्स या प्रेशर लगाओगे, ठीक है, तो हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन एज इट इज रहता हुआ वो अपनी शेप साइज चेंज नहीं करेगा। सेकेंड वन इज कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन बी कंप्रेस्ड। कंप्रेसिबिलिटी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो कंप्रेस, दबता है। और आप सब जानते हैं कि सॉलिड कांट बी कंप्रेस्ड, लिक्विड कैन बी स्लाइटली कंप्रेस्ड एंड गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड। नेक्स्ट, फ्लूइडिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय विच इट कैन फ्लो। फ्लूइडिटी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लो करता है, and this property is possessed by liquids and gases, so they are collectively known as fluids। और ये प्रॉपर्टी किसमें होती है? लिक्विड और गैस में, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो कर सकते हैं तो उनमें फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी होती है और इसलिए उनको फ्लूइड्स कहते हैं। नेक्स्ट, फिलिंग अ गैस कंटेनर। फिलिंग अ गैस कंटेनर, देखिए कि गैस कंटेनर को जब आप फिल करते हो, ठीक है, तो क्या होता है? जब भी आप किसी गैस कंटेनर को, या कंटेनर ले लो, उसमें आप गैस फिल कर रहे हो, तो जैसे उसमें गैस डालोगे, गैस पूरे कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देगी, ठीक है।
उस पूरे में फैल जाएगी, उसको कंप्लीटली फिल कर देगी, उसी का शेप और वॉल्यूम ले लेगी। क्यों? क्योंकि गैस के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में लिस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो एक दूसरे को बहुत कम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए वो दूर दूर होते हैं और इंटर पार्टिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, जिसमें वो इजीली रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं और उनमें बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत होता है, ठीक है। जैसे उसे किसी कंटेनर में आपने डाला, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम अट्रैक्ट करेंगे, तो स्पेस बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, और उसमें इधर उधर रैंडमली इजीली मूव करेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे डालोगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाएंगे, फैल जाएंगे और उसको कंप्लीटली फिल कर देंगे, उसी की शेप और वॉल्यूम ले लेंगे। सो इन दिस वे अ गैस completely fills the container in which it is kept. Now next, shape of a matter is determined by its boundaries. देखिए, किसी भी मैटर की जो शेप होती है वो कौन डिसाइड और डिटरमाइन करता है? उसकी बाउंड्रीज। मान लीजिए कोई मैटर है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज इस तरह से हैं, तो उसकी शेप क्या हुई? रेक्टेंगुलर, ठीक है। इसी तरह से अगर किसकी बाउंड्रीज क्यूबॉइडल हुई तो वो क्या है? शेप क्यूबॉइड। तो इस तरह से किसी भी मैटर की जो बाउंड्रीज होती हैं वो उसकी शेप डिसाइड और डिटरमाइन करती हैं। और हम सब जानते हैं दैट अ सॉलिड हैज फिक्स्ड डेफिनेट बाउंड्रीज। एक सॉलिड की फिक्स्ड डेफिनेट बाउंड्रीज होती हैं तो डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड और गैसेस की कोई डेफिनेट फिक्स्ड बाउंड्रीज नहीं होती, उसको जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी उस कंटेनर की जो बाउंड्रीज होंगी वही उसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी, ठीक है, यानी वो उसी की शेप ले लेगा। तो इस तरह से वी कैन से दैट शेप ऑफ अ मैटर इज डिटरमाइंड और डिसाइडेड बाय इट्स बाउंड्रीज। किसी भी मैटर की शेप डिसाइड और डिटरमाइन होती है उसकी बाउंड्रीज से। जैसे उसकी बाउंड्रीज होंगी वैसे ही उसकी शेप होंगी, ठीक है। और एक सॉलिड की फिक्स्ड डेफिनेट बाउंड्रीज होती है तो उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। लिक्विड गैसेस की कोई फिक्स डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती, जिस भी कंटेनर में डालोगे उसकी जो बाउंड्रीज होंगी वही उसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी, तो वो उसी की शेप ले लेगा। सो दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। नाउ नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। इट इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, जो मूवमेंट में है, जो मोशन में है, उसमें कौन सी एनर्जी होगी? ड्यू टू मोशन, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मूव नहीं कर पाते, इसलिए पार्टिकल्स में लिस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा मूव कर पाते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड, तो उनमें सॉलिड के पार्टिकल्स के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है और गैस के कंपैरिजन में थोड़ी कम। और गैस के पार्टिकल्स बहुत इजीली रैंडमली फ्रीली मूव कर पाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होती है। सो काइनेटिक एनर्जी, इट इज द एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ड्यू टू इट्स मोशन। कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है, मूवमेंट मोशन में है, उस वजह से उसमें जो एनर्जी होगी दैट इज काइनेटिक एनर्जी। एंड सॉलिड पार्टिकल्स हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड पार्टिकल्स हैव काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन सॉलिड, लेस देन गैस, एंड गैसेस पार्टिकल्स हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। डेंसिटी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक है, सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है। सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में ज्यादा मास है तो डेंसिटी ज्यादा, और अगर कम मास है तो डेंसिटी कम। सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस और मैटर इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। और अकॉर्डिंग टू दिस, सॉलिड हैज मैक्सिमम डेंसिटी, लिक्विड हैज डेंसिटी less than solid but more than gas, and gas has least density. So these are few of the questions which we have discussed. Now rest of the question we will discuss in our coming class. Thank you.